नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे जो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनातनी है और जो युद्ध की आशंका जो है वो बनी हुई है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि वो युद्ध होना तय है, यानी कि पाकिस्तान मान चुका है कि युद्ध होगा और उन्होंने कहा कि उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो युद्ध होगा, जो लड़ाई होगी, वो मिलिट्री ऑपरेशन के पहले ही कहीं पाकिस्तान घुटने ना टेक दे। तैयारी कुछ ऐसी ही है कि मिलिट्री ऑपरेशन, जिसको लोग समझते थे कि युद्ध में सेनाएं जाती हैं, लड़ती हैं, और जो पिछले अभी तक हम युद्ध देख रहे थे कि उसमें मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन से बम गिराए जा रहे हैं और हवाई जहाज़ जा रहे हैं, चीज़ें बम गिरा के लोगों को तबाह किया जा रहा है, मारा जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो इस बार युद्ध होगा वो उसमें मिलिट्री ऑपरेशन की भूमिका उतनी बड़ी नहीं होगी और हो सकता है कि मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने के पहले ही पाकिस्तान अपने घुटने टेक दे। क्या क्या तैयारी है भारत की, क्या क्या कर सकता है भारत, क्या सोच रहा है, बाकी डिटेल्स तो जो उसमें लगे हुए हैं ऑपरेशंस की तैयारी में कि क्या करना है वो बताएंगे। लेकिन क्या क्या भारत के पास है करने के लिए और क्षमताएं क्या क्या हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि फोर्थ जनरेशन वारफेयर जो है वो क्या है और कैसे इस बार दुनिया देखेगी कि नए ज़माने का युद्ध कैसा होता है और भारत इसके सहारे अपनी ताकत, अपनी क्षमता भी बताएगा कि कैसे भारत अब एक नया भारत है और उसके पास जो क्षमताएं हैं युद्ध की वो कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। और सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन उसका एक छोटा सा डायमेंशन है, छोटा सा आयाम है। लड़ाई के नए रास्ते बहुत सारे हैं। जैसे एक आपको जो सिंधु जल संधि को निरस्त करके, सस्पेंड करके भारत ने दिखाया कि युद्ध का एक हथियार ये भी है और हम इसको सस्पेंड कर सकते हैं, पाने के लिए तरसा सकते हैं। और आज पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ, वो विभिन्न प्रांतों के नेताओं के साथ बैठकें ली हैं उन्होंने, और कैसे इस समस्या से निपटें, क्या करें, इसलिए विचार विमर्श किया है। क्योंकि पानी की किल्लत होगी, गर्मियां आ गई हैं, वो जानते हैं। कितनी होगी, अगर 5-10% भी हो गया, अगर समय पे जानकारी नहीं मिली और पानी बिना बताए छोड़ा गया या बिना बताए रोका गया तो बहुत सारे उसके परिणाम होंगे जिसको पाकिस्तान अच्छी तरह समझ रहा है। लेकिन ये तो एक बहुत छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी। ये कोई युद्ध का ऐलान नहीं है। पाकिस्तान ने कहा है कि भाई ये एक तरह से युद्ध घोषित कर दिया है अगर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है भारत ने तो। लेकिन आप सोचिए जरा कि अगर पाकिस्तान का जो बिजली का जो ग्रिड है, ट्रांसमिशन, बिजली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का, वो पूरा ठप पड़ जाए और पाकिस्तान अंधेरे में चला जाए, फिर क्या होगा? हो सकता है भारत के पास जो बता रहे हैं ऐसी क्षमताएं हैं कि वो ये कर सकता है, और ये कैसे होगा उसकी तैयारी चल रही है। दूसरी बात, अगर आप सोचिए कि पूरा बैंकिंग सिस्टम जो ऑनलाइन ही चलता है, अब तो बहुत हो गया है, अगर वो ठप पड़ जाए, पैसे का लेन देन बिल्कुल रुक जाए, साइबर अटैक ऐसा हो कि पूरा उसको जाम कर दे और वो बहुत लंबे समय तक चलने की स्थिति में ना हो, तो फिर क्या होगा पाकिस्तान का, जो पहले ही कंगाली की हालत में है? क्या उसको झेल पाएगा वो? मुझे नहीं लगता है कि बहुत दिनों तक झेल पाएगा। तीसरा, कम्युनिकेशन सिस्टम, जो मोबाइल सर्विसेज हैं, जो बातचीत करते हैं, जो सेनाओं को निर्देश दिए जाते हैं, जो तैयारियां होती हैं, वो सब, अगर कम्युनिकेशन सिस्टम वहां पे ठप पड़ जाए तो फिर क्या होगा? वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें क्या रूस नहीं कर सकता था यूक्रेन में? फिर यूक्रेन क्यों इतने दिनों तक लड़ता रहा?
तो उसके पीछे कारण यह है कि रूस ने भी ये सब किया, लेकिन वहां हुआ क्या कि कम्युनिकेशन सिस्टम अगर ध्वस्त हो गया तो एलन मस्क का जो स्टारलिंक है, जो कंपनी है, उसने वहां पे मोबाइल सेवाएं दे दी अपनी। वो बीम जो उसके हैं वो 250 के आसपास उसके सैटेलाइट जो हैं पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं और सैटेलाइट से वो देता है सर्विस, तो वो दे दिया। यानी कि कम्युनिकेशन ध्वस्त नहीं कर पाया अमेरिका, वो रूस यूक्रेन में, और एलन मस्क ने उसको बहाल कर दिया। जो मिसाइल्स थी, जो तमाम हथियार थे, वो नाटो के देश, पश्चिमी देश, यूरोप, अमेरिका, वो सप्लाई होता रहा और जिसके सहारे वो रूस पे अटैक करता रहा, उसकी सेनाओं पे यूक्रेन अटैक करता रहा। और उस अटैक में जो अमेरिका का जो सैटेलाइट सिस्टम है, जो गाइड करता है कि कहाँ पे प्रिसाइज रूप में रॉकेट अगर दागोगे, आप छोड़ोगे, तो मिसाइल जाके कहाँ गिरेगा। टारगेट आपका सही होना चाहिए और वहीं गिरना चाहिए। तो ये अमेरिका दे रहा था, यूक्रेन के पास नहीं था। और आपने वो जो फेमस था, जो बहुत वायरल हुआ, जो झगड़ा हुआ था व्हाइट हाउस में, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा था कि अगर हम हट जाएं तो एक हफ्ते में यूक्रेन घुटने टेक देगा, एक हफ्ते में हार जाएगा और रूस की एक हफ्ते में जीत हो जाएगी। तो ये जो एक हफ्ता है वो इन्हीं चीजों के लिए है। और ये तो हमने आपको कुछ बानगी दिखाई। भारत का जो स्पेस है प्रोग्राम, जो सैटेलाइट्स हैं, वो कितने मजबूत हैं, इस स्पेस में कितनी ताकत रखता है, वो आप हम सब जानते हैं। ऊपर में घूमते हुए सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता भारत ने दिखाई थी 2 साल पहले। आपको ध्यान होगा कि हम वो कैपेबिलिटीज भी डेवलप कर चुके हैं। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे, मतलब 1 बाई 1 मीटर से भी छोटे जगह पे भी बिल्कुल क्लियर पिक्चर जो है हर मूवमेंट की, वो भारत के पास है। इसरो की वो क्षमता है। और बहुत सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो डिफेंस सेक्टर के लिए ही छोड़े गए हैं, जो यही काम करते हैं। और उन सैटेलाइटों का जो है कैमरा पाकिस्तान की तरफ चला गया है। यानी कि वहां जो कुछ भी हो रहा है वो एक एक मूवमेंट की जानकारी भारत के पास है। और वहां से भी जो नजर रखी जा रही है वो पाकिस्तान का कुछ भी अगर करेगा, कुछ भी कोशिश करेगा, तो भारत के पास पहले आ जाएंगे। जो स्पेस का जो वर्चस्व है वो इस लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो उनकी सेनाओं के हर मूवमेंट का किस तरफ से है, कितने टैंक हैं, कहां जा रहे हैं, क्या प्रिसाइज लोकेशन उनका है, सब कुछ मिलता रहेगा। और भारत के पास जो मिसाइल की क्षमताएं हैं, आपको पता है कि ब्रह्मोस जो है हम अब दुनिया के दूसरे देशों को दे रहे हैं। यहाँ इतना बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है उसका। और बाकी अग्नि मिसाइल है, बहुत सारे मिसाइल हैं, जो सिस्टम पूरा का पूरा खड़ा किया हुआ है। तो सेना को मूव करना, टैंक से लड़ाई करना, वो तो एक है, लेकिन वो सब शुरू होने के पहले ही पाकिस्तान की हालत पतली हो सकती है। और तैयारी इसी की है। प्रधानमंत्री ने जब कहा था कि उनको, जिन्होंने पहलगांव में आतंकी हमला किया है, उन आतंकियों को और उनके आकाओं को, उनके संरक्षकों को, जो इन आतंकियों को पनाह देते हैं, पालते हैं और भेजते हैं, उनको ऐसी सबक मिलेगी, ऐसी सबक मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। अब अगर कल्पना नहीं की होगी तो वो सबक क्या हो सकती है, आप सोच सकते हैं। क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन की भारत की सेना जाएगी, जहाज जाएगा और टैंक जाएगा और मिसाइल के हमले होंगे और तमाम होंगे, वो तो एंटिसिपेट कर रहा है। उसके लिए पाकिस्तान जो है पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। उसके आर्मी भी मूव कर रही है, वो भी इंतजार में है कि भाई आपका जहाज आए और हमारा जहाज उड़े और बीच में लड़ाई हो, आप बम गिराओ तो हम भी बम गिरा दें। कल्पना से भी परे जो प्रधानमंत्री ने कहा था, वो कल्पना से भी परे वाली बात जो है वो यही आती है
फोर्थ जनरेशन वारफेयर की। और उस फोर्थ जनरेशन वारफेयर में जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है किसी भी देश का, उसका यूज करना वो बहुत बड़ा एसेट होता है, बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, बहुत महत्वपूर्ण है कि उस देश के भीतर ही इस ढंग की स्थितियां पैदा कर दो कि वो अपने आंतरिक स्थिति को ही ना संभाल पाए। और आप देख ही रहे हैं कि बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं, कभी 10-12 मारे जाते हैं। कल जो है वो वजीराबाद या नॉर्थ ईस्ट फ्रंट, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उनका है, वहां पे आतंकी विस्फोट हुआ। उस हमले में 7 सैनिक मारे गए, 20-25 जो है घायल हो गए। तो ये चीजें चल रही हैं ये अंदर से। और एक खबर आपने और भी देखी होगी, जो पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान से जो है वो टीटीपी के लड़ाके बड़ी संख्या में आ रहे थे और 83 को उन्होंने सीमा पे ही मार गिराया। लेकिन बताया जाता है कि जो मार गिराया उससे कई गुना ज्यादा, हजारों की संख्या में वो लड़ाके पाकिस्तान आ चुके हैं और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ हैं। और जो वहां पे डीप एसेट्स हैं, जो एजेंसी जो होती हैं, खुफिया एजेंसी जो होती हैं, सिक्योरिटी एजेंसी जो होती हैं, उनके डीप एसेट्स होते हैं। और अजीत डोभाल के डीप एसेट्स पाकिस्तान में कितने हैं ये हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये जो डीप एसेट्स हैं जो पाकिस्तान के भीतर हैं, पाकिस्तान के आर्मी में भी हो गए, पाकिस्तान की सरकार में भी हो, कहाँ कहाँ होंगे हमें नहीं पता और उसकी कोई जिम्मेवारी भी नहीं लेता। वो जो कुछ भी कहेंगे, जैसे अननोन गनमैन, भारत के जो भी वांछित दुश्मन वहां पाकिस्तान में थे, दर्जन भर से ज्यादा की हत्या हो चुकी है। अननोन गनमैन, कोई नहीं पकड़ा गया, गोली मार के कोई चला गया। कोई मस्जिद में नमाज पढ़ के निकला, वही मार दिया है। कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा है, वही मार दिया। कोई गाड़ी से कहीं जा रहा है, उसको रेड लाइट पे ठोक दिया गनमैन ने। तो अननोन गनमैन जो है वो भी डीप एसेट का पार्ट है और उसकी कोई भी देश पे आप न इल्जाम लगा सकते हैं और न इस चीज को भी स्वीकारता है। लेकिन जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो इस क्षेत्र में जानते हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसी के हैं, उनको पता है कि ये पार्ट है। जैसे पहलगांव में जिन आतंकियों ने हमला किया और 26 लोगों को उनका धर्म देख के पैंट खुलवा के उनको चेक करके जो मार दिया, वो भी उसी डीप एसेट का पार्ट है जो ISI ने जो ये तैयार किया है, खड़ा किया है। आतंकियों को पूरा जो संरक्षण और पोषण मिल रहा है वो ISI कर रहा है, पाकिस्तान आर्मी कर रहा है, ये भारत कर रहा है। तो उसने अपना ये तैयार किया है जो भारत में आकर के और इस ढंग के हमले करता है। और ये 1000 कट्स से, मतलब हजारों घाव भारत को दो और उसके से जो खून बहे उसी से भारत मर जाए, ये तो जियाउल की घोषित पॉलिसी थी। और ये जो आतंकवादी हैं, जो आतंकवादी संगठन है, उसी पॉलिसी के तहत बने थे। तो जैसे उसके हैं वैसे हमारे भी हैं, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। सरकार बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोई नहीं करेगा, दुनिया में कोई कह भी नहीं सकता है कि हाँ भारत के हैं। लेकिन होते हैं, सभी देशों को होते हैं, अमेरिका के भी हैं, सभी देशों के होते हैं। तो ये जो फोर्थ जनरेशन की जो लड़ाई है, जिसमें सेना का जो मिलिट्री ऑपरेशन है शुरू होने के पहले ही उस देश के मनोबल को तोड़ देना, उस देश में अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर देना और इतना डिमोरलाइज कर देना कि वो खुद घुटने टेक दे, मिलिट्री ऑपरेशन के लायक वो बचे ही नहीं। और आप जो कुछ अचीव करना चाहते हो वहां, वो आप अचीव कर लो। जनरल मुनीर हो, ISI का खात्मा हो, चाहे जो भी हो, जो भी सरकार के पास जो कुछ भी है, चाहे POK जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेना हो, आप कोई भी अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं बिना मिलिट्री ऑपरेशन के शुरू हुए ही। और ये होगा नए जमाने का युद्ध जिसे इस बार पूरी दुनिया देखेगी। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।